राजकीय धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। डॉक्टर सीताराम शर्मा, प्रोफेसर साहित्य, आचार्य प्रथम सेमेस्टर साहित्य तृतीय पत्रम काव्य प्रकाशे काव्य कारणता स्वरूपं च इति विषयम् अवलंब्य अद्य वयं चर्चां कुर्मः। आचार्य मम्मट महोदयेन काव्य प्रयोजनम् उक्त्वा कारण विषये कारिकायां निगदितं यत् काव्यस्य कारणं किम् इति विषये चिन्तनं सर्वैः आचार्यैः स्वस्वलक्षणग्रन्थे निरूपितम्। मम्मटेनोक्तं शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञे शिक्षयाभ्यासः इति हेतु तद उद्भवे। हेतु एक एव हेतु नास्ति अपितु सम्यक् प्रकारेण हेतवः इत्यर्थः। अत्र शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। याम विना काव्यम न प्रसरेत् प्रसृतं वा। यदि काव्यस्य निर्माणं भवति तर्हि उपहासनीयं भवेत्। लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य शास्त्राणां छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग जतुर खंग इत्यादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च महाकवि संबंधिनाम् आदि ग्रहणादि इतिहासीदानां च विमर्शनात् व्युत्पत्ति भवति। अर्थात काव्य के कारण में आचार्य मम्मट ने अपने लक्षण ग्रंथ काव्य प्रकाश में जो कारणता का उल्लेख किया गया है उनके द्वारा उसमें तीन प्रमुख बात कही गई है। प्रथम शक्ति, दूसरा लोक अर्थात लोक व्यवहार, और तीसरा शास्त्र आदि का विवेचन और पर्यालोचन से उत्पन्न नैपुण्यम। इसकी व्याख्या के विशेष में कहा गया है कवित्वम बीजभूतम संस्कार विशेष है। पूर्व जन्मात् प्रारब्ध इति कथ्यते तस्मादेव संस्कार विशेष है जन्मजात प्रतिभा इत्यर्थ है। तर्हि काव्य निर्माणे प्रथम कारणं च प्रतिभा इति शक्ति नाम्ना अभिहितं कविना। याम विना काव्य निर्माणं संभवमपि नास्ति। अथवा यदि निर्माणं भवति तर्हि उत्कृष्ट काव्यं न भवति, लोकोत्तर चमत्कारकारी काव्यं न भवति, अपितु उपहासनीयं भवति। अनेनैव द्वितीय कारणं लोक व्यवहार स्थावर जंगम संसारस्य लोक व्यवहारस्य ज्ञानं प्राप्त्वा तर्हि काव्य निर्माणं यदि भवति तर्हि श्रेष्ठ काव्यं भवति। अनेनैव शास्त्र ज्ञान यथा छंद व्याकरण संज्ञादि शब्दानां ज्ञानम्, अनेनैव कोश अमरकोश इत्यादीनां कला चतुष्षष्टिकलादीनां ज्ञानं
नृत्य गीत इत्यादीनां चतुर्वर्ग धर्मार्थ काम मोक्ष इत्यादीनां ज्ञानम् अनेनैव अश्वशास्त्र इत्यादि ग्रंथानां ज्ञानं यदि भवति तर्हि अनेन ज्ञानेन यदि काव्यस्य निर्माणं भवति तर्हि शोभनं भवति। इत्थम् इतिहासस्य पर्यालोचनेन अपि उत्पत्ति भवति काव्यस्य तर्हि श्रेष्ठरचना। अनेनैव निर्माणे प्राचीन कवीनां यत् अभ्यासेन प्राचीन कविभिः लिखितं तेषां काव्यग्रन्थानां सतत अभ्यासेन नैपुण्यं प्राप्यते। अतः काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासः इति अर्थात लक्षणग्रन्थानाम् अध्ययनं कुर्वन् सतत अभ्यासः यदि क्रियते तदा शोभनं काव्यं तस्य निर्माणम् उत्कृष्टकाव्यस्य निर्माणं भवति। अनेन प्रकारेण कारणत्रयं शक्तिर्निपुणता लोकव्यवहार काव्यादिवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासः इति। अतः शक्ति जन्मजात प्रतिभा, लोक व्यवहार शास्त्र काव्यादि पर्यालोचनेन उत्पन्न व्युत्पत्ति, काव्य रचना शैली गुण दोष इत्यादीनां ज्ञानं विद्वद्भिः प्रदत्त शिक्षानुसारम् अभ्यासः एतेषां त्रयाणां समष्टि रूपेण समाहार रूपेण यदि काव्यस्य निर्माणं भवति तर्हि काव्यस्य योग्यता उत्कृष्ट रूपेण भवति। अनेनैव वामनेनापि काव्य हेतु प्रतिपादितं तेनोक्तं लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि। लोकवृत्तम लोक है, लोक विद्या प्रकीर्ण, काव्यस्य अंग काव्य निर्माण क्षमता प्राप्तुं साधनानि इति निगदितं वामनेन। अनेन प्रकारेण कथितं यत् काव्यस्य लक्षणं साम्प्रतं काव्यस्य लक्षणं कथितं तर्हि द्वितीय कारिकायाम् आचार्य मम्मटेनोक्तं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि इति काव्य लक्षणं प्रतिपादितम् आचार्य मम्मटेन। अर्थात दोष गुणालंकारा दशमोल्लासे नवमोल्लासे वक्ष्यन्ते तत्र तेषां निरूपणं करिष्यन्ति। अतः प्रारंभे स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि इति सिद्धांते प्रतिपादितम्। यदि अलंकार रहित है, स्फुट विरह अपि यदि भवति तथापि उत्कृष्ट काव्यस्य निर्माणं भवति इति उक्तं। तत्र काव्यत्व हानि न भवति। उदाहरण माध्यमेन कविना कथितम् आचार्येणोक्तं दोषरहितं तत्
अदोषौ, अदोषौ इति दोषरहितम्। शब्दार्थौ, कीदृशौ शब्दार्थौ? सगुणौ, गुणयुक्तौ। अनलंकृति पुनः क्वापि यदि अलंकाराणाम अभाव वर्तते तर्हि चलिष्यति। स्फुट अलंकाराणाम अभावेपि न काव्यत्वहानि। अनेन प्रकारेण अस्मिन् उदाहरणे कथितं ये कौमार हर स एव हि वर्ता एव चैत्रक्षपा ते चोन्मीलित मालती सुरभय प्रोढ़ा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। अत्र एका प्रियतमा विवाहोपरान्तं प्रथम समागेन कौमार्य भावं सूचयति तर्हि अयम एव कौमार्य हरणकर्ता अस्ति चिर उपभुक्त मया। तदनन्तरम उज्ज्वल चैत्र रात्रि काले समागम अभवत्। तदनन्तरम मालती सुरभित कदम्ब वृक्षेषु अत्र मम चेतः कथम उत्कंठितः इति कथितं तेन। तर्हि अत्र न कोऽपि स्फुटित अलंकारः है, किंतु रसस्य प्राधान्यम् अस्ति। अतः रस प्राधान्यवशात् काव्यत्वहानि नास्ति। यत् रसवद अलंकार रस गौण रूपेण यदि भवति तदा रसवद अलंकारः भवति। किंतु अस्मिन् उदाहरणे आचार्य विश्वनाथः न्यूनता दृश्यते। तेन कथयति यद्यपि अत्र स्पष्ट अलंकारः नास्ति, किंतु आकृष्य अलंकारस्य प्रस्फुटतं कर्तुं शक्यते। तथापि विभावना विशेषोक्ति अलंकारः अत्र प्राप्यते, किंतु दुष्कर कार्य है। अनेनैव तेनोक्तं मम्मटस्य काव्यलक्षणस्य खंडनं कुर्वन् आचार्य विश्वनाथः कथयति अदोषौ। अदोषौ इत्यर्थः किं संभवम् अस्ति यत् किंचिदपि दोषाः न भवन्ति काव्ये? निर्दुष्ट रूपेण काव्यस्य स्वरूपं तु न दृश्यते कुत्रापि। अतः शब्दार्थौ इति पदस्य विशेषणः त्रयः अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः। तेनोक्तं दोषरहित शब्दार्थ एव यदि काव्यं तर्हि नितांत दोषरहित काव्यस्य प्राप्ति संसारे कठिनम् अस्ति। अतः एतादृशी स्थिति यदि भवति तर्हि यत्र अंश दोषः है, अदोषौ पदस्य यदि ईषद् दोषः भवति तर्हि किंचित् दोषाः, किंचित् यदि संख्या निर्धारिता नास्ति। अतः अंश दोषे अकाव्यत्वं यदि भवति तर्हि किं संपूर्ण काव्यस्य दुष्टता प्राप्यते। अतः अस्य समाधानम् अस्ति अदोषौ इति पदस्य
प्रबल दोषानाम अभाव वर्तते। च्युत संस्कारादि दोषाः न भवन्ति, अर्थात शब्द अर्थ काव्यम यतः स्वरूपतः यदि दोषः न प्राप्यते तर्हि कोमल रसानाम अनुभूति विषय यदि बाधकः न भवति तर्हि दोषानाम अभाव मन्यते। किंतु दुस्रवत्ति इत्यादि रसानुभूति बाधकाः न सन्ति अपितु साधकाः सन्ति। अतः अनेनैव गुणविषये कथितं प्रबल दोषानाम अभाव रसानुभूति बाधकाः भवति। अनेन प्रकारेण अत्र साहित्य दर्पणकारेण स्वीकृतं यत् कीटानुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र साध्यनुगमः स्फुटः। अर्थात कीटेन खादितं यदि रत्नस्य रत्नता न तत्र रत्नता विषये हानि नास्ति तर्हि अनेनैव किंचित किंचित यदि दोषाः प्राप्यन्ते तर्हि काव्यत्व हानि न भवति। अनेनैव सगुणौ इति विषये कथितं यत् गुणाः तु रसधर्माः रसे एव निवसन्ति। अतः शब्दार्थस्य धर्माः न भवन्ति। अनेनैव अत्र सरसौ इति उचितम् अस्ति। इत्थं कथितम् आचार्य विश्वनाथेन। किंतु अत्र आलोचना सम्यक् नास्ति। अतः आचार्य मम्मटस्य काव्यलक्षण उपादेयता अधुनापि प्रचलति। अनेनैव नैके आचार्याः स्वस्वग्रन्थेषु लक्षणग्रन्थेषु काव्यलक्षणानि प्रस्तुतानि। यथा केचन अत्र प्राप्यते शब्दार्थौ सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा भाम आचार्येणोक्तम्। अनेनैव काव्य शब्दोयं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते इति वामनेनोक्तम्। रुद्रटाचार्येणोक्तं काव्यालंकारे शब्दार्थौ काव्यम्। अनेनैव हेमचंद्रेण अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम्। अनेनैव वाग्भट्टेन कथितं शब्दार्थौ निर्दोषो सगुणौ प्रायः सालंकारौ च काव्यम्। भामस्य काव्यलक्षणं विशदरूपेण प्रस्तुतं यत् मम्मटस्य पूर्ववर्ती आचार्येषु भामः साहित्यशास्त्रस्य भीष्म पितामह इति उपाधिना संबोधितः। तेनोक्तं शब्दार्थौ सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। आचार्य भामह मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं और उन्होंने जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है
उसमें संक्षिप्त और प्राचीन उनका जो काव्य लक्षण है, उसमें शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव माना गया है। और यहाँ भी आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ, शब्दार्थों, जैसा कि महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश में कहा है, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तय जगत पितरो वंदे तमहम पार्वती परमेश्वर। पार्वती परमेश्वरौ यथा अनेनैव वाक् अर्थौ, वाणी वाक् इति शब्द, अर्थ पार्वती परमेश्वरौ इत्थम संश्लिष्ट है। तो यहाँ सहितौ शब्द का क्या अर्थ लेते हैं, इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की है। और अनुरूप शब्दों का प्रयोग अर्थ के अनुरूप, या तो अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, अर्थात अन्योन्याश्रित। तो यहाँ सहितों से ये विवक्षित है। और शब्द और अर्थ, वही शब्द और अर्थ साहित्य कहलाता है, अर्थात रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का विन्यास हो, विन्यास के अनुरूप ही अर्थ का वर्णन हो। इसी प्रकार दंडी का काव्य लक्षण कहा गया है। आचार्य दंडी कहते हैं अपने काव्यादर्श में, अतः प्रजानां व्युत्पत्ति मभिसंधाय सूर्य वाचाम विचित्र मार्गाणाम निबबंधु क्रिया विधिम तई शरीरम काव्यानाम अलंकाराश्च वर्णिता। अर्थात प्रजाजनों की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर प्राचीन विद्वान विचित्र मार्गों से युक्त काव्यवाणी की रचना के प्रकारों का वर्णन यहाँ दंडी ने किया है, अर्थात काव्य के शरीर और उसके अलंकारों का वर्णन। तो दंडी ने पूर्व आचार्यों के मत की चर्चा करते हुए भामह की ओर ही संकेत किया है। तो उन्होंने जो अपना लक्षण दिया, इस कमी को, सहितों पद की कोई व्याख्या नहीं की थी भामह ने,